चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी वाले पुस्तक के चैप्टर 2 है। चैप्टर के नाम है आंकड़ों का संग्रहण। देखेंगे इसमें पहले वाले चैप्टर में हमने परिचय देखा था। तो इस अध्याय का अध्ययन के बाद हम समझ पाएंगे जैसे कि आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य समझ सकेंगे और प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के बीच अंतर भी कर सकेंगे और आंकड़ा संग्रहण की विधि समझ सकेंगे। फिर जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच अंतर कर सकेंगे। फिर प्रतिचयन की प्रवृत्ति से परिचय होगा हमारा और द्वितीयक आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में भी जान सकेंगे। तो प्रस्तावना देखते हैं। तो पिछले अध्याय में आपको अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की जानकारी मिली। इसके साथ ही आपने अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी की भूमिका एवं महत्व को बारे में भी जाना और पढ़ा भी। इस अध्याय में आप आंकड़ों के स्रोतों एवं आंकड़ा संग्रह की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाता है। और अर्थशास्त्र में प्राय ऐसे कथनों से आपका सामना होगा जैसे कि अनेक उतार चढ़ाव के पश्चात खदानों का उत्पादन जैसे 1970 से 1971 में 10.8 करोड़ टन से बढ़कर 1978 से 1979 में 13.2 करोड़ टन हो गया। और किंतु 1979 से 80 में फिर से गिरकर 10.8 करोड़ टन हो गया। और उसके बाद खदानों का उत्पादन 2015 से 2016 तक लगातार बढ़कर 25.2 करोड़ टन हो गया तथा 2016 से 2017 में इसने 27.2 करोड़ टन का आंकड़ा छू लिया। आप इस कथन से यह देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में खदानों का उत्पादन एक समान नहीं रहा है और यह फसल दर फसल तथा वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। चूंकि ये मूल्य परिवर्तनशील होते हैं अतः इन्हें चर कहा जाता है और इन चरों को प्राय एक्स वाई जेड आदि अक्षरों द्वारा प्रतिदर्शित किया जाता है और प्रत्येक चर का मूल्य अनुप्रेक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1970 से 1971 में 108 मिलियन टन से लेकर वर्ष 2016 से 2017 में 272 मिलियन टन के बीच रहा। जैसे कि सारणी में दिखाया गया है कि यहाँ पर वर्षों को चर एक्स यानी वर्षों को चर यानी एक्स दर्शाया गया एक्स के द्वारा और भारत में खदानों के उत्पादन को मिलियन टनों में या चरवाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे भारत में खदानों का उत्पादन मिलियन टन में यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि 2070 से 2071 के बीच में दिखाया है कि 108 है। कितना? 108 है। 108 मिलियन टन में है। और फिर यहाँ 2016 से 2017 में भी दिखाया कि 272 टन है। और यहाँ पर एक्स तथा वाई के मूल्य आंकड़े हैं जिनके द्वारा हम भारत के खदानों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खदानों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए हमें विभिन्न वर्षों के लिए भारत में खदान उत्पादन के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ा का एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। आप जानना चाहते होंगे कि आंकड़े कहाँ से आते हैं और हम इन्हें कैसे संग्रहित करते हैं। निम्नलिखित अनुभाग में हम आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों को संग्रहित करने की विधि तथा साधनों तथा आंकड़ों के स्रोत को भी चर्चा हम करेंगे। तो देखते हैं आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। सबसे पहले तो सांख्यिकी आंकड़े दो स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। गणनाकार यानी वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रहण करता है और जांच पड़ताल तथा पूछताछ करके आंकड़े एकत्र कर सकते हैं और ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होती है। मान लें कि आप विद्यालयी बच्चों के बीच किसी फिल्म सितारों की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं और इस संबंध में वांछित जानकारी लेने के लिए आपको काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करनी होगी और इस विधि से आप जो आंकड़े प्राप्त करते हैं वह प्राथमिक आंकड़ों का एक उदाहरण है। यदि किसी दूसरी संस्था द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित यानी संरक्षित एवं सारणीकृत किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों से जैसे सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है जैसे वेबसाइट। अतः ये आंकड़े उन स्रोतों के
लिए प्राथमिक हैं, जो उन्हें पहली बार संग्रहित एवं संसाधित करते हैं तथा बाद में प्रयोग करने वाले सभी स्रोतों के लिए ये द्वितीयक हैं। और द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग से समय एवं धन की बचत होती है। उदाहरण के लिए मान लें छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात आप एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहण किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह से किसी अध्ययन के लिए करता है तो उसके लिए यह द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माता अपने किसी उत्पादन के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है? वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं और इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कि कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता यानी उत्पाद के संबंध में और लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा यानी उम्मीदवार के संबंध में इसके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी देखें तो सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है या फिर शोधकर्ता यानी गणनाकर्ता द्वारा अथवा प्रशिक्षण जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करनी है। फिर दूसरा है कि प्रश्नावली समझने में आसानी होनी चाहिए और स्पष्ट एवं कठिन शब्दों में बचाना चाहिए। तीसरा है प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से दे सके। फिर अगला है कि प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि गलत प्रश्न हो, जैसे कि क है कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। ख है कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित रहती है। और सही प्रश्न ये होते हैं जैसे कि सही प्रश्न में क है कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। ख है कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। प्रश्न यथा तथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरणार्थ गलत प्रश्न जैसे कि आप आकर्षक दिखाने के लिए अपनी राय का कितने प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। सही प्रश्न हो सकते हैं जैसे कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र, सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे। जिस उदाहरण में गलत प्रश्न फिर देखें तो इसमें गलत प्रश्न जैसे हो सकता है कि क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। अगर सही प्रश्न इसी को हम पूछ सकते हैं जैसे कि सही विकल्पों पर जैसे पूछ सकते हैं जैसे आप प्रति माह पुस्तकों पर कितने पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद हमने इन प्रश्नों को देखा कि सही प्रश्न कैसे किया जा सकता है, गलत प्रश्न कैसे किया जा सकता है। तो मुक्त उत्तर प्रश्न विश्लेषण के दृष्टि से उपयोग स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं, क्योंकि उत्तरदाताओं के लिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इनके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाई होती है। और इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पर एक संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई भी ना हो और इसके लिए कोई अन्य का विकल्प दिया जाना चाहिए जहां उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता या सर्वेक्षण को भी नहीं होती है। और इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी होती है कि इसमें उत्तरदाता को अनेक वैकल्पिक उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अन्यथा उत्तरदाता इन विकल्पों से भिन्न उत्तर भी दे सकता है।
उसके बाद मुक्त उत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई भी होता है तथा इन्हें स्कोर करने में भी मुश्किल होती है, चूंकि उत्तरों में काफ़ी विभिन्नता होती है। उदाहरणार्थ जैसे कि प्रश्न है कि वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आंकड़ा संग्रह की विधि के बारे में। क्या आपने कोई ऐसा टेलीविजन शो देखा है जिसमें रिपोर्टर ने बच्चों, गृहिणियों या आम जनता के क्रमशः उनकी परीक्षा या साबुन के किसी ब्रांड या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में प्रश्न पूछा हो? इन प्रश्नों के पूछने का उद्देश्य आंकड़ा संग्रहण करने के लिए सर्वेक्षण करना है। आंकड़ा संग्रह की 3 आधारभूत विधियां होती है, जैसे क है कि व्यक्तिगत साक्षरताकार, ख है कि डाक द्वारा सर्वेक्षण और ग है टेलीफोन साक्षरताकार। तो व्यक्ति के साक्षरता में देखें तो यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सके और इसमें शोधकर्ता यानी जो जांचकर्ता होते हैं वे आमने सामने होकर उत्तरदाता जो उत्तर देने वाले हैं उनसे साक्षरताकार करता है। और व्यक्तिगत साक्षरताकारों को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है और इसमें सर्वेक्षण एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। सर्वेक्षण या साक्षरताकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। और इसमें साक्षरताकर्ता उत्तरदाता से यह निवेदन कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताएं और इससे अपनी वर्चन यानी गलत व्याख्या तथा गलत फहमियों से बचा जा सकता है। साथ ही उत्तरदाता की प्रक्रियाओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाओं को भी प्राप्त हो सकती है। व्यक्तिगत साक्षरताकार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह काफ़ी खर्चीली होती है तथा इसमें प्रशिक्षण साक्षरताकार कर्ताओं की जरूरी होती है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। कभी कभी शोधकर्ता या सर्वेक्षण की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं बता पाते हैं। फिर डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, इसके बारे में देखें तो जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इससे निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तरीके तक वापस अवश्य भेज दे। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि यह बहुत कम खर्चीली होती है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा शोधकर्ता या जो सर्वेक्षण करता होते हैं काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, जो संभवतः व्यक्ति या टेलीफोन की पहुंच से भी बाहर हो सकते हैं। और इस विधि से साक्षरताकर्ताओं उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाते हैं और साथ ही यह उत्तरदाता को पर्याप्त समय देता है ताकि यह सोच विचार कर प्रश्नों के उत्तर दे सके। आजकल ऑनलाइन सर्वेक्षण का संक्षिप्त संदेश सेवा, इसे SMS भी कहते हैं, संक्षिप्त संदेश सेवा द्वारा सर्वेक्षण काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। और क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं? डाक द्वारा सर्वेक्षण की यह कमी है कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते, अतः इसमें प्रश्न की अपरिवर्तन की संभावना रहती है। और साथ ही डाक सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की भी संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरा किए ही लौटाने की या प्रश्नावली को बिल्कुल ही न लौटाने की भी संभावना रहती है। और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावलियों के खो जाने आदि की संभावनाएं होती है। फिर टेलीफोन साक्षरता कार्य देखें। टेलीफोन साक्षरता कार्य के अंतर्गत शोधकर्ता या जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षरता कार्य का लाभ है कि यह व्यक्ति के साक्षरता कार्य की अपेक्षा सस्ता होता है और इससे कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। और यह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षण या शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होती है। और टेलीफोन साक्षरता कार्य उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जहाँ व्यक्ति के साक्षरता कार्य के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करते हैं। और इस विधि की कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षण की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं होते हैं। और इसके साथ टेलीफोन साक्षरता कार्य की कमी यह भी होती है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप से नहीं दिखाया जा सकता जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। उसके बाद प्रायोगिक सर्वेक्षण देखें।
तो प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या है? तो एक बार जब सर्वेक्षण है तो प्रश्नावलियाँ तैयार हो जाए तो यह सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, जिससे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होता है और यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षा में भी सहायक होता है, ताकि प्रश्नों की कमियों एवं त्रुटियों को भी पता लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षण यानी गणना कार्य की कार्य दक्षता तथा वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाले लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद देखते हैं जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में। इसमें सबसे पहले जनगणना या पूर्ण गणना के बारे में देखें तो यह वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उससे जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहा जाता है। जैसे इसके कुछ हानि और लाभ भी है। जैसे लाभ है कि उत्तम दर होते हैं, फिर सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट होती है, फिर मुक्तोत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं, अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर होता है, फिर कम खर्चीला होता है, ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच का एकमात्र साधन होता है, उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित होती है, संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम होता है, फिर अपेक्षाकृत कम खर्चीला, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावना होती है, अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर होते हैं। इसकी जैसे कि हानियां इसकी हैं, जैसे कि जिसने भी हमें अभी देखा कि पहला कौन है? पहला व्यक्तिगत साक्षरता। तो जो व्यक्तिगत साक्षरता है तो इससे जैसे कि इसका लाभ है कि इसमें व्यक्तिगत साक्षरता में उच्चतम उत्तर दर होता है, सभी प्रकार के प्रश्नों को उपयोग की छूट होती है, फिर मुक्त उत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए बेहतर होता है, फिर अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर होता है। इसमें कुछ हानियां यह है कि बहुत खर्चीला होता है, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाएं भी होती है, क्योंकि आमने सामने बैठ कर बातें होती है, सर्वेक्षण होती है और अधिक समय भी लगते हैं। उसके बाद जो डाक सर्वेक्षण होता है इसमें कम खर्चीला होता है डाक सर्वेक्षण, फिर ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच तक एकमात्र साधन होता है, उत्तरदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्तरदाताओं की गोपनीयता सुरक्षित होती है, फिर संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम होता है। इसके भी कुछ हानियां हैं डाक सर्वेक्षण की, निरक्षरों के द्वारा उपयोग संभव नहीं होते हैं, फिर उत्तर प्राप्त करने में अधिक समय लगते हैं, फिर अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण का अभाव होता है, प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं है, फिर ऑनलाइन या टेलीविजन सर्वेक्षण आता है तो इससे उसके माध्यम से सर्वेक्षण आता है तो इसके माध्यम से जैसे इसके कुछ लाभ है, जैसे कि अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावनाएं होती हैं, अपेक्षाकृत उत्तम दर होते हैं। इसके भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि सीमित उपयोग है और प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं है, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाएं होती हैं। उसके बाद हम जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण देख रहे थे। इसमें जनगणना या पूर्ण गणना के बारे में देख रहे थे। तो वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, जो उसे जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहा जाता है। और यदि कुछ खास संस्थाएं भारत की संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अध्ययन की रुचि रखती है तो उन्हें भारत के सभी शहरों एवं गाँवों के सभी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। और इन विधियों की प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या की एक व्यष्टिगत इकाई को सम्मिलित करना होता है और आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ इकाइयों को चुन ले और कुछ को छोड़ दें। आपने संभवतः भारत की जनगणना के बारे में सुना होगा, जो हर 10 साल में एक बार होती है और इसके अंतर्गत घर घर जाकर जानकारी ली जाती है और पूरे भारत में हर एक परिवार को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार, आयु, संभावित या प्रत्याशी आयु, जनसंख्या के आकार एवं संरचना आदि के जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाए जाते हैं और जिन्हें भारत के महानिदेशक द्वारा संग्रहित एवं प्रकाशित किया जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।
जनगणना 2001 के अनुसार भारत के जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121.09 करोड़ थी, जो 2001 में 102.87 करोड़ थी। अब उसके बाद 1901 की जनगणना ने देश की जनसंख्या थी 23.83 करोड़ दर्शाई गई थी, और तब से 110 वर्षों की समय अवधि में देश की जनसंख्या 97 करोड़ से भी अधिक बढ़ गई है। और जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो 1971 से 81 में 2.2% प्रति वर्ष थी, और 1971 से 2001 में घटकर 1.97% हो गई थी, तथा 2011 से 2012 में फिर 1.64 हो गई थी। जनसंख्या तथा प्रतिदर्श के बारे में देखें तो पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में, तो सांख्यिकीय में समष्टि शब्द का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मुद्दों या इकाइयों की समग्रता। अतः समष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सकते हैं। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी समष्टि या इकाइयां या मुद्दे आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह होता है, और प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। एक बार जब समष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता इसका अध्ययन करने का एक तरीका चुनता है। यदि शोधकर्ता को लगता है कि समूची समष्टि या जनसंख्या का सर्वेक्षण संभव नहीं है तो वह एक प्रतिदिन प्रतिदर्श चुन सकता है, और एक आदर्श प्रतिदर्श या प्रतिनिधि प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है और तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में भी सक्षम होता है। मान लें कि आप किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, और गणना विधि के अनुसार आपको उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता करने के बाद उनका कुल योग करके वहां के लोगों की संख्या से भाग देकर वहां के लोगों की औसत आय पता करनी होती है। और इस विधि के अंतर्गत बहुत खर्च आएगा, क्योंकि इसके लिए भारी संख्या में परिगणकों की भर्ती करनी होती है। फिर इसके विकल्प के रूप में आप उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुन सकते हैं, चुनकर उनकी आय को जान लेते हैं। अब चुने गए समूहों के व्यक्तियों की औसत आय है उस पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय होती है। उदाहरण के लिए जैसे शोध समस्या में देखें तो मणिपुर राज्य के चिराचांदपुर जिले के कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। और फिर जैसे समष्टि में हो गया चिराचांदपुर जिले के समस्त कृषि श्रमिक हो गए। फिर प्रतिदर्श को नमूना भी कहते हैं, उसमें चिराचांद जिले के 10% कृषि श्रमिक। अधिकतर सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होता है। सांख्यिकीय में उन्हें कई वर्षों से प्राथमिकता दी जाती है, और यह प्रतिदर्श कम खर्च एवं अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श चूंकि समष्टि से छोटा होता है, अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तार से सूचनाएं संग्रहित की जाती है, और इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की ही जरूरत होती है, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्य को निगरानी के भली भांति की जा सकती है। और अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। प्रतिदर्श चयन के दो प्रचलित तरीके हैं, जिन्हें यादृच्छिक एवं अयादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं, और यह दोनों प्रकार के प्रतिदर्शों के अंतर का विवरण आगे दिया गया। जैसे कि यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जहां समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों यानी प्रतिदर्श इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मान लें कि सरकार एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले परिवारों के बजट पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वृद्धि के प्रभाव की जांच करना चाहती है। इसके लिए 30 परिवारों का प्रतिनिधिक यानी यादृच्छिक प्रतिनिधि को यादृच्छिक भी कहते हैं, प्रतिनिधिक या यादृच्छिक प्रतिदर्श प्राप्त करके उसका अध्ययन करना है। तो इसके चुनाव के लिए पहले उस क्षेत्र के सभी 300 परिवारों के नाम पर्चियों पर लिखे जाते हैं और उन पर पर्चियों को पूरी तरह से आपस में मिला दिया जाता है। इसके बाद उसमें से साक्षरता कार्य के लिए बारी बारी से
30 नाम पर्चियों द्वारा चुन लिया जाता है। यादृच्छिक प्रति चयन में प्रत्येक व्यक्ति में चुने जाने की समान संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसे ही होता है जैसे कि नहीं चुना हुआ व्यक्ति होते हैं। और प्रयुक्त उदाहरण में 300 प्रतिदर्श इकाइयों यानी प्रतिचयन रचना की समष्टि में सभी इकाइयों को 30 इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होते हैं। अतः इस समय से निकले गए प्रतिदर्श की यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा जाता है। और इस विधि को लॉटरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यादृच्छिक प्रतिदर्श के चयन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग भी किया जा रहा है। निर्गम निर्वाचन क्या है, एग्जिट पोल क्या है, तो आपने देखा है कि जब चुनाव होता है तो टेलीविजन नेटवर्क चुनाव संबंधी समाचार दिखाते हैं। अब इसके साथ ही ये लोग इसका पूर्वानुमान भी दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। और इसे निर्गम मतदान यानी एनजी के पोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मतदान केंद्रों से मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए पूछा जाता है और उन्हें किससे मत दिया है। और यहाँ मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों के चुनाव जीतने वालों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। और आपने देखा होगा कि निर्गम निर्वाचन सदैव सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए अयादृच्छिक प्रतिचयन के बारे में, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको किसी क्षेत्र में 100 परिवारों में से 10 को ही चुनना है और आपको यह तय करना होता है कि किन परिवारों को चुने और किन्हें छोड़ दिया जाए। और आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो या फिर अपने मित्र या परिचित के घर भी चुन सकते हैं। और इन मामले में आप 10 परिवारों को चुनने के लिए अपने निर्णय या पूर्वाग्रह का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 100 परिवारों में से आपके द्वारा चुने गए 10 परिवार अयादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा ही चुने जाते हैं। और अतः किसी अयादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती है। और इसमें सर्वेक्षण की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्हें चूंकि प्रायः अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा नियत मात्रा यानी कोटा के आधार पर चुना जाता है, अतः इसे अयादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। फिर आता है प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन की में त्रुटियां होती है। तो सबसे पहले प्रतिचयन की त्रुटियां देखें तो संख्यात्मक मानों वाली जनसंख्या को 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो यह सुसंगत है। और पहली केंद्रीय प्रवृत्ति जिसका मापन औसत यानी मध्यमान, माध्य या बहुलक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी विचलन जिसका मापन मानक विचलन, माध्यन विचलन और परास आदि की गणना द्वारा किया जा सकता है। प्रतिदर्श का उद्देश्य जनसंख्या प्रचालकों के एक या अधिक आकलनों को प्राप्त करना होता है। प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन तथा उसी जनसंख्या के प्राचल यानी समष्टि विशेष जैसे कि औसत आय आदि के वास्तविक मूल्य में कहते हैं उसमें अंतर की इंगित करता है। जैसे उदाहरण में मणिपुर के 5 कृषकों की आमदनी को उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि मान लें कि एक्स जो चर एक्स है यानी कृषकों की आमदनी के माप 500, 550, 600, 650, 700 है। और हमने देखा कि यहाँ समष्टि का औसत है जैसे कि 500 प्लस 550 प्लस 600 प्लस फिर 650 प्लस फिर 700 फिर भागे देते हैं 5 से, फिर यहाँ हम भागे देंगे तो 3000 आएंगे, इनको जोड़ेंगे, उसके बाद 5 से भाग देंगे फिर 6 निकलेगा। और मान लीजिए हम दोनों व्यक्तियों को एक ऐसा प्रतिदर्श चुनते हैं जहां x के मूल्य 500 तथा और 600 है और प्रतिदर्श के औसत जिसे यहाँ हम जोड़ घटाव करके इन्हें 500 600 में जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 11 से आएगा, 11 से जोड़ के देंगे, 11 से आएगा, 2 से 11 से को 5 से भाग देंगे, 550 आएगा। यहाँ आकलन की प्रतिचयन त्रुटि है 600 और असली मान है -550 आकलन बराबर 50। तो अप्रतिचयन त्रुटियाँ देखें यानी नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में देखें तो अप्रतिचयन त्रुटि प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रति चयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है और बड़ी उसके बाद यादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आंकड़ा 12 ही क्यों ना हो, वो 12 ही क्यों ना रखा हो। यहाँ तक कि जनगणना में भी यादृच्छिक त्रुटि की संभावना हो सकती है। यादृच्छिक त्रुटियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे कि आंकड़ा अर्जन करने में त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने से पैदा होती है। मान लीजिए कि एक शिक्षक कक्षा के छात्रों से अध्यापक के मेज की लंबाई को मापने के लिए कहता है और छात्रों द्वारा लिए गए माप में अंतर हो सकते हैं। ये अंतर फीते में अंतर है, छात्रों की लापरवाही आदि के कारण हो सकते हैं। और इसी प्रकार मान लें कि हम संतरों की कीमत के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि अलग अलग दुकानों में तथा अलग अलग बाजारों में संतरों की कीमत भिन्न भिन्न हो सकती है और आपके साथ ही गुणवत्ता के आधार पर भी मूल्यों में अंतर हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर केवल औसत कीमत पर ही लेते हैं और रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना रहती है। जब सर्वेक्षण या उत्तरदाता गलत आंकड़े रिकॉर्ड करता है या लिखता है, उदाहरण के लिए 31 को गलती से 13 लिख सकता है। फिर दूसरा देखें अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। तो अनुत्तर संबंधी त्रुटियों की संभावना तब होती है जब साक्षरताकर्ता प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता है और या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से माना कर देता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के प्रतिनिधि प्रतिदर्श ही माना जा सकता है। फिर प्रतिदर्श अभिनति आते हैं। तो प्रतिदर्श अभिनति यानी पूर्वाग्रह की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना ऐसी हो कि उसके अंतर्गत समष्टि के कुछ ऐसे सदस्यों के सम्मिलित होने की संभावना नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाना चाहिए। छठा देखें, जिसमें छठा पॉइंट है भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में, यानी NSS के बारे में। तो राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं होती है जो सांख्यिकी आंकड़े को संग्रहित, संसाधित तथा सारणीकृत करती है। इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि सेंसर ऑफ इंडिया हो गया, फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS हो गया, फिर केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO हो गए और CSO जिसे 2019 के बाद इसे NSO बना दिया गया और उसके बाद फिर भारत का महापंजीकरण हो गया, इसे RGI बोलते हैं। और वाणिज्य सतर्कता एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय, जिसे हम शॉर्टकट में करते हैं कि DGCIS, तथा श्रम ब्यूरो आदि हो गए। और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराती है। वर्ष 1881 के बाद के प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है। और देश के आज़ादी के बाद पहली जनगणना बस 1951 में हुई थी तथा इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती है, जैसे आंकड़ा, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, उसके बाद स्थानांतरण तथा जनसंख्या के ग्रामीण शहरी वितरण आदि होते हैं। जनगणना आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण भारत के अनेक आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज आर्थिक मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। यह संगठन बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है और इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका यानी सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं और ये आंकड़े मूल्यतः सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालयी नामांकन और सर्वेक्षण सेवाओं का समायोजन और रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के उद्यमों और उसके बाद रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसे NSS कहते हैं, उसका 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जो जनवरी से जून होता है 2004 में,
हुआ था, और अस्वस्थता तथा स्वच्छता और सेवा पर था। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 68वां क्रमिक सर्वेक्षण 2011 से 2012 में हुआ था, उपभोक्ता व्यय पर था। और साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी आयोजन करना होता है। और यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी खुदरा कीमतों का संग्रहण आदि की जाती है। उसके बाद सारांश देखें इस पुस्तक के, तो संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य किसी समस्या और उसके कारणों को समझकर उसकी व्याख्या का विश्लेषण करना है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण सर्वेक्षण आयोजित करके किया जाता है। सर्वेक्षणों के कई चरण होते हैं जिन्हें सावधानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इन सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण, संसाधन, सारणीकरण तथा प्रकाशन करती है, और इनका प्रयोग द्वितीयक आंकड़ों के रूप में किया जा सकता है। आंकड़ों के स्रोत का चुनाव एवं उसके संग्रहण की विधा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करती है। उसके बाद पुनरावर्तन देखिए, तो आंकड़े ऐसे साधन हैं जो सूचनाएं उपलब्ध कराकर किसी भी समस्या के विषय में कठोर निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता देती है। और प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र की जा गई सूचनाओं पर निर्भर होती है। फिर सर्वेक्षण व्यक्ति के साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावलियां भेजकर तथा टेलीफोन साक्षात्कार द्वारा किए जा सकते हैं। फिर जनगणना के अंतर्गत समष्टि की सभी इकाइयों या व्यष्टि की सम्मिलित भी किया जाता है, और प्रतिदर्श समष्टि से चयनित किया गया छोटा समूह होता है जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। फिर यादृच्छिक के प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान करने हेतु चुने जाने के लिए समान अवसर दिया जाता है। फिर प्रतिदर्श त्रुटियां वास्तविक समष्टि तथा उससे के आकलन के बीच अंतर का कारण पैदा होती है, और प्रतिचयन त्रुटियां आंकड़ों के अर्जन के दौरान पैदा हो सकती है जो उत्तर न देने के कारण या चयन में पूर्वाग्रह के कारण हो सकती है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे पर आंकड़े का संग्रहण, संसाधन तथा सारणीकरण करती है।